नमस्कार, तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर्दे के पीछे में। शो के बढ़ते लगातार व्यूज बता रहे हैं कि आपका जो प्यार है वो हमें मिल रहा है। तो चलिए अब शो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आखिरकार बाजार ने आरबीआई के रेट कट के फैसले के बाद 24,500 से लेकर 24,800 की जो रेंज है वो तोड़ दी और शानदार तरीके से 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखी है, जो कि एक्सपर्ट के मुताबिक एक मजबूत क्लोजिंग दिखा रही है। इस हफ्ते सबसे ज्यादा खबरों में जो रहे वो रहे डिफेंस स्टॉक्स, बम्पर रैली देखने को मिली। उसके बाद रेलवे शेयरों में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिला। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक खबर रही, जिसमें इडा है, रिलायंस इंफ्रा है, वोडाफोन है और बहुत सारी खबरें हैं जिसको लेकर हम लोग आए हैं और पूरे हफ्ते का जो लेखा जोखा है एकदम फिल्टर करके आपके सामने पेश करेंगे। पहली कंपनी की बात कर लेते हैं, रिलायंस इंफ्रा की। शेयरों में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ये बढ़त इसलिए हुई क्योंकि कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी के उस आदेश को स्थगित कर दिया जिसमें कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया यानी कि इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस में शामिल करने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने अप्रैल 2022 में कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी। उसमें यह कहा गया था कि रिलायंस इंफ्रा ने 88.68 करोड़ और उस पर 1.25% का जो महीने के आधार पर ब्याज है उसका भुगतान नहीं किया है। यह मामला धुरसर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जिसने 2017 और 2018 के बीच सोलर एनर्जी सप्लाई की थी। यह सप्लाई 2012 के ऊर्जा समझौते के तहत हुई थी और उस समय के 10 बिलों का भुगतान नहीं हुआ था। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने रिलायंस इंफ्रा से इन बिलों के भुगतान की मांग की थी और बाद में रिलायंस इंफ्रा ने एक्सचेंज को यह बताया कि उसने करीब 92.68 करोड़ की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है, जो कि उसी ऊर्जा समझौते के तहत कंपनी ने यह भी यहां पे बताई जानकारी दी कि पूरा भुगतान के साथ साथ यहां पर ब्याज की भी जो भुगतान था वो कर दिया गया और इसलिए एनसीएलटी का आदेश यहां पर निरर्थक हो गया है और इसी वजह से उन्होंने एनसीएलटी में अपील की थी। लेकिन अब यहां पर जो है स्टॉक के लिए एक अच्छी खबर आई और एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अब दूसरी खबर क्या रही? दूसरी खबर ने देखिए पूरे हफ्ते की अगर बात करें यहाँ पर तो सिर्फ एक ही दिन में समा बांध दिया। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई, उससे तमाम सेक्टर के शेयरों में एक बम्पर तेजी देखने को मिली और इसके साथ ही आरबीआई ने गोल्ड लोन लेने वालों और साथ ही देने वाली कंपनियों को दोनों को ही बड़ी राहत दी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐलान किया कि अब करीब 2.5 लाख से कम के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू यानी कि जिसको एलटीवी कहते हैं, उसकी जो लिमिट है वो 75% से बढ़ाकर 85% कर दी गई है। और इस फैसले के बाद गोल्ड फाइनेंस कंपनियां जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया, मनापुरम फाइनेंस, आईआईएफएल फाइनेंस के शेयरों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली 8 से 10% के आसपास की। और वजह यहाँ पर साफ थी कि ये कंपनियां एक ही सोने की जमानत पर पहले से ज्यादा लोन दे सकेंगी, जिससे उनका बिजनेस और मुनाफा दोनों बढ़ सकेगा। पहले के ड्राफ्ट नियमों में एनबीएफसी और बैंकों दोनों के लिए एलटीवी को सिर्फ 75% तक सीमित करने का प्रस्ताव था। अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि करीब 2.5 लाख तक के छोटे गोल्ड लोन पर एनबीएफसी कंपनी 85% तक लोन दे सकती है, यानी कि 1 लाख के गहनों पर 85,000 तक का लोन मिल सकता है। गोल्ड लोन पर अब क्रेडिट अप्रेजल यानी कि जो उधारकर्ता की जांच की जो जरूरत होती है वो भी उसकी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लोन में ही यहाँ पे एंड यूज मॉनिटरिंग की जो है वो की जाएगी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कम कागजी काम, फटाफट लोन मंजूरी और लोन कंपनियों के लिए आसान ऑपरेशन हो जाएगा। अब हम लोग अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे रिटेल निवेशकों की काफी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। यस बैंक की बात कर लेते हैं। पूरे हफ्ते ये चर्चा में रहा। दरअसल 2 अहम खबरें जिसको आपको समझना चाहिए। पहली खबर क्या है? यस बैंक के शेयरों में इस हफ्ते करीब आप देखिए 10% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट की वजह रही ब्लॉक डील। यहाँ पर बाजार में करीब 9.4 करोड़ शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखी। ये शेयर्स बैंक की कुल इक्विटी का करीब 3% है और ये डील औसतन करीब 21.5 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुई है। इसकी कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर आप देखें तो 2022 करोड़ की है और इस ब्लॉक डील में एक प्रमुख प्राइवेट इक्विटी फर्म विक्रेता मानी जा रही है। यहाँ पे अब मार्च तिमाही में शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें और उसको समझें तो कार्लाइल ग्रुप की सहायक कंपनी जो है सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट के पास यस बैंक में करीब 6.84% और एडवेंट इंटरनेशनल की जो सहायक कंपनी है वर्वेंटा होल्डिंग के पास 9.2% हिस्सेदारी थी। और इसके अलावा जापान की कंपनी के बारे में तो हम आपको बता रहे हैं, सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, इसमें भी इस तरह की खबर आई कि यस बैंक में हिस्सेदारी ये
बढ़ाने की चर्चा चल रही है। मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स थी यहाँ पर, और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भाई जहाँ पर जो SMBC है वो रिजर्व बैंक से भारत में अपनी पूरी तरह के स्वामित्व वाली सब्सिडी के लिए लाइसेंस मांग रही है और येस बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक भी लेने की तैयारी में है। लेकिन उसके बाद येस बैंक की तरफ से यहाँ पर सफाई आई, एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया उनकी तरफ से कि इस संबंध में किसी भी तरह की बातचीत की जानकारी नहीं है और ये खबर पूरे तरीके से गलत है। चलिए अब येस बैंक की दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे येस बैंक ने अपने सीनियर मैनेजमेंट में बड़े बदलाव की यहाँ पे घोषणा की है। बैंक के कंट्री हेड फी बेस्ड प्रोडक्ट जो संजीव रॉय हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बैंक ने 3 जून 2025 को कारोबार समाप्ति के बाद ये संजीव कुमार रॉय के उनके पद से मुक्त करने की यहाँ पे जानकारी दी और ये बदलाव बैंक के सीनियर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बैंक के भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों पर इसका असर भी देखने को मिल सकता है। अगर आप सेबी के नियम 2015 के रेगुलेशन 30 के हिसाब से देखें तो ये जानकारी शेयर बाजारों को दी गई है और येस बैंक ने ये भी बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी और दस्तावेज अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसके आधिकारिक वेबसाइट जो है www.yesbank.in पर यहाँ पर उपलब्ध है। अब आप देखिए कि तेजी से यहाँ पर बहुत सारे घटनाक्रम येस बैंक को लेकर हो रहे हैं। ऐसे में मैनेजमेंट को लेकर, उस पोजीशन को लेकर जो बदलाव है ये भी काफ़ी अहम हो जाता है यहाँ पे। अब हम लोग नज़र डालते हैं ऐसे शेयरों में जो पूरे हफ्ते भर के लिए छाए रहे। तो इस हफ्ते डिफेंस सेक्टर के शेयरों में एक अच्छी तेजी, एक अच्छी रौनक देखने को मिली। निफ्टी इंडिया इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर साफ तौर पे जो डिफेंस इंडेक्स था उसमें करीब 4% की तेजी देखने को मिली और पूरे हफ्ते डिफेंस शेयरों में एक रौनक रही। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें यहाँ पर या फिर जेन टेक्नोलॉजीज की, पारत डिफेंस की, मिश्रा धातु की बात करें, उन शेयरों में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। BEML, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, BL, DCX सिस्टम जैसे शेयर चढ़ते हुए दिखे। वहीं दूसरी ओर भारत डायनामिक्स की बात कर लें आप या एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स की बात करें, यहाँ पर भी तेजी रही है। इस हफ्ते में डिफेंस इंडेक्स की कुल मार्केट वैल्यू जो है वो 9,000 करोड़ के से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी। 21 मई से अब तक इंडेक्स की जो मार्केट वैल्यू में करीब 48,700 करोड़ रुपए की बढ़त दिखी है। पिछले 11 सेशन में 10 में आप ये समझिए कि इंडेक्स जो है वो हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिखा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई ये तेज़ी आई क्यों? तो देखिए इसका जवाब भी हम लोग आपको दे देते हैं क्योंकि हम लोग शो ही लेकर आए हैं आपके लिए हर एक बारीकी से आपको जानकारी देने के लिए। तो देखिए जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ने से इन कंपनियों को ज़्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। पहले भारत पाक युद्ध का माहौल के चलते यहाँ पे शेयरों में तेज़ी रही, उसके बाद रूस यूक्रेन के बीच में जो जितना बड़ा जो ड्रोन हमला हुआ और इसके अलावा यहाँ पे ईरान के जरिए यूरेनियम उत्पादन बढ़ाने की खबरों ने भी यहाँ पे तनाव, जो इन खबरों ने तनाव बढ़ाया तो जाहिर सी बात है डिफेंस स्टॉक्स में तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। तो देखा आपने यहाँ पर जो तमाम जो यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स से एक उसमें एक बम्पर तेजी देखने को मिली और इसी बीच यहाँ पर मल्टी बैगर शेयर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी आप समझिए कि 4 दिनों में बम्पर रैली देखने को मिली। इसने आप समझिए कि इंट्राडे में 3,532 रुपये का नया ऑल टाइम हाई बना है और ऐसे में तमाम तरह की तेजी रही, लेकिन आखिरी दिन जो है वो उसमें मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी है। दरअसल कंपनी ने तेजी जो आई वो हम आपको बताते हैं। कंपनी ने जानकारी दी कि जर्मनी स्थित कार्स्टन रेडर के साथ 4 मल्टीपर्पज जहाज़ों के लिए समझौता हुआ है, उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। कई वैश्विक भागीदारियों के साथ ये MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन की गई है, जिससे रक्षा प्लेटफॉर्म से एक अलग इसका विस्तार होता हुआ दिखेगा। एक्सचेंज में ये भी जानकारी दी गई कि कंपनी जो है जर्मनी स्थित जो कार्स्टन रेडर शिप्स मार्क डर इन जो कंपनी है उसके साथ 4 फॉलो ऑन 7,500 DWT के मल्टीपर्पज जहाज़ों के लिए MOU साइन कर रही है। कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि यहाँ पर कोलकाता यार्ड में मौजूद निर्माणाधीन 8 जहाज़ों में ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फॉलो ऑन जहाज़ों में हाइब्रिड यहाँ पे पॉपुलेशन सिस्टम जो होंगे वो भी अपग्रेड किए जाएंगे और तमाम तरह की साइबर सुरक्षा से तमाम जो चीज़ें वो भी अपग्रेड करते हुए दिखेंगे। यानी कि जो बेसिकली ऑर्डर बुक है यहाँ पर वो बढ़ती हुई दिखेगी और साफ तौर पर जिस तरीके से डिफेंस कंपनी को ऑर्डर मिले उसका फायदा स्टॉक में देखने को मिला है। अब बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड की। इस शेयर ने करीब पिछले 5 दिनों के दौरान 24% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है, जबकि आप समझिए बीते 1 महीने में 60% तक का उछाल देखने को मिला है। अब आप यहाँ पे ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई स्टॉक में तेज़ी क्यों रही। दरअसल खबर यहाँ पर यह निकल के आई कि SD हुंडई और कोचिंग शिपयार्ड
के बीच 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए एक बातचीत चल रही है। इस पर कंपनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें भारत सरकार के समुद्री भारत विजन MIV 2030 और साथ ही समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कई स्टेक होल्डर्स से बातचीत चल रही है, उसके साथ काम चल रहा है। और इसके साथ ही पीछे अगर आप देखें भू राजनीतिक तनाव, यहाँ पर जियो पॉलिटिकल जो तनाव के बीच यहाँ पर ऑर्डर की उम्मीद और बढ़ने की मानी जा रही है। आपको बता दें कि कोचिन शिपयार्ड ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के लिए 285 करोड़ का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। और ये बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में आप समझिए कि दर्ज किए गए 265 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट से करीब 8% ज़्यादा है। तो यानी कि इस स्टॉक में भी यहाँ पर एक अच्छी ऑर्डर बुक मिलने की उम्मीद के चलते यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। अब बात करते हैं सरकारी डिफेंस स्टॉक्स, एक और जो कि इक्विपमेंट सप्लायर है, यहाँ पे BL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। कंपनी ने इस हफ्ते 2 बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। BL को डिफेंस सेक्टर की दूसरी सरकारी कंपनी हो, चाहे आप मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें या फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स से करीब 2323 करोड़ के ऑर्डर हासिल हुए हैं। ये ऑर्डर भारतीय नौसेना के जहाजों पर तैनात मिसाइल प्रणालियों के लिए बेस और डिपो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई से संबंधित है। BL ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में ये कहा कि ये स्पेयर पार्ट्स जहाजों पर मिशन क्रिटिकल उपकरणों की ऑपरेशनल कॉन्टिन्यूटी सुनिश्चित करेंगे। इससे एक दिन पहले ही BL ने यह भी जानकारी दी थी कि करीब 16 मई को हुई एक घोषणा में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 537 करोड़ की अतिरिक्त ऑर्डर उनको हासिल हुए। ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और शिप्स के लिए एडवांस कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम, जैमर, सॉफ्टवेयर और कई तरह के अपग्रेडेशन जो स्पेयर यहाँ पे टेस्ट रिग्स होगा या सर्विसेज होगी उससे संबंधित है। यहाँ पे आपको बता दें कि निफ्टी 50 में शामिल इस सरकारी कंपनी ने पिछले 2 कारोबारी सत्रों में कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 3000 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए हैं। अब बात करते हैं रेलवे शेयरों की। रेलवे सेक्टर से जुड़े तमाम शेयरों में आप देखिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। इरकॉन इंटरनेशनल हो, टेक्समोको रेल इंजीनियरिंग की बात हो, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, ये जो शेयर है 9 से लेकर 13% तक उछलते हुए दिखे हैं। जबकि रिट्स, RVNL, जुपिटर वैगन और ट्रांसरेल लाइटिंग के शेयरों में 3 से लेकर 8% की बढ़त देखने को मिली है। दरअसल इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। देखिए बड़ी सरकारी डील्स जो है उनकी बौछार होती हुई देखिए। टेक्समोको रेल की अगर बात करें तो 2 बड़े ऑर्डर मिले जो कि 122 करोड़ से लेकर 141 करोड़ के थे। इरकॉन को करीब 1068 करोड़ का रेलवे ब्रिज EPC प्रोजेक्ट मिला है यहाँ पे। रेलटेल ने नोएडा में 10 मेगावाट डाटा सेंटर पार्टनर चुना है यहाँ पे। और ट्रांसरेल लाइटनिंग की बात करें तो 534 करोड़ के नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, जिसमें अफ्रीका का सबसे बड़ा सब स्टेशन प्रोजेक्ट शामिल है। रिट्स गुजरात सरकार की शहरी योजना के तहत करीब 28 करोड़ की सबसे कम बोली वाली कंपनी ने उन्होंने लगाई और यहाँ पर वो जीतते हुए दिखे। अगर ऑर्डर की यहाँ पे और दूसरी कंपनियों की बात करें यहाँ पे तो टेक्समोको की ऑर्डर बुक जो है 7115 करोड़ तक पहुँचती हुई दिखी है। इरकॉन की बात करें तो 20,500 करोड़ के पार निकल गई है। ट्रांसरेल की बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्डर इनटेक है वो 1600 करोड़ के पार निकल गया है। दरअसल वित्त वर्ष 2026 के बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। निवेश मुख्य रूप से यहाँ पे रोलिंग स्टॉक की अगर बात करें तो मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाई स्पीड रेल, यात्री सुविधाओं में नई टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स का विस्तार, यहाँ तक कि कवच जैसी जो सेफ्टी टेक्नोलॉजी को है उसमें निर्भरता और बढ़ती हुई दिखेगी। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स की प्रगति जैसे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की भी शुरुआत होगी, जिससे तमाम इन स्टॉक्स में आगे निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा रेलवे कंपनी जो है रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में भी बम्पर तेजी देखने को मिली है। पूरे हफ्ते में जो शेयर है करीब 13% तक उछाल के साथ यहाँ पर कामकाज करते हुए दिखे। हालांकि पूरे हफ्ते के आखिरी दिन यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिली। दरअसल शेयरों में ये बढ़त कंपनी को महाराष्ट्र के मोटर वाहन विभाग से लेटर ऑफ इंटेंट LOI के मिलने के बाद देखी गई और इस ऑर्डर की अनुमानित वैल्यू अगर आप देखें तो 274 करोड़ से ज़्यादा की है। कंपनी ने एक फाइलिंग में ये बताया कि फाइनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू परचेज ऑर्डर यानी कि PO जारी होने के बाद तय किया जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत रेलटेल जो है विदर्भ सर्कल के अलग अलग यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स और संवेदनशील स्थानों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की डिज़ाइन करने, उनको लागू करने, ऑपरेशनल करने और 10 सालों तक उसका रखरखाव करने का काम की जिम्मेदारी दी गई है। इस परियोजना को 4 सितंबर 2036 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा रेलटेल ने टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी को एक ओपन टेंडर प्रोसेस के जरिए अपने मैनेज सर्विस डाटा सेंटर पार्टनर के रूप में भी चुना है। ये साझेदारी रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर की जाएगी।
तो ये तमाम खबरें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। अब हम लोग बात करते हैं रिटेल निवेशकों के एक और पसंदीदा स्टॉक इरडा की। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी यहाँ पर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट का जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIB है वो इशू लॉन्च हो गया, और इस इशू के लॉन्च होने के बाद इरडा के शेयर जो है वो धड़ाम होते हुए दिखे। हालांकि निचले स्तर से हल्की सी स्लाइटली सी रिकवरी आई, और QIP के लिए आधार जो वैल्यू है यहाँ पर 174 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय की गई है। कंपनी इसके जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। हालांकि ये जो फैसला है इन्वेस्टर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया। आपको बता दें कि इरडा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस साल जनवरी में 5,000 करोड़ रुपए तक के जुटाने की QIB की मंजूरी दी थी, जिसके बाद फरवरी में कंपनी के शेयर होल्डर ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। अगर आप इसके नतीजों की बात करें यहाँ पे, तो मार्च तिमाही में यहाँ पे यानी कि Q4 में कंपनी के मुनाफे में 48% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि 501 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा, और एक साल पहले इसी तिमाही में 337 करोड़ के आसपास था। कंपनी ने यह भी कहा कि 31 मार्च जो यहाँ पे चौथे क्वार्टर है उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस कंपनी के रिजल्ट देख रहे हैं तो 47% बढ़कर 801 करोड़ पे पहुंचते हुए दिखे थे, यानी कि अच्छी बढ़त बनती हुई दिखी थी। अब हम लोग बात कर देते हैं वोडाफोन के शेयरों में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है निवेशक काफ़ी फंसे हुए हैं, ऐसे में स्टॉक में गिरावट की खबर आई। दरअसल खबर जो है वो AGR को लेकर आई। भारत सरकार ने यहाँ पे स्पष्ट किया कि टेलीकॉम कंपनियों को AGR यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है बकाये मामले में कोई राहत नहीं दी जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार की इस मोर्चे पर कोई छूट देने की योजना नहीं है। आपको बता दें कि AGR का मतलब यहाँ पे कंपनियों की कुल आमदनी पर आधारित एक विशेष बकाया कैलकुलेशन है, जिससे सरकारी लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के आधार पर वसूला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए चुकाने पड़े थे। यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वोडाफोन आइडिया पहले ही यहाँ पर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्ज और बकाये में दबा हुआ है। कंपनी ने AGR बकाये को लेकर सरकार से राहत की उम्मीद जताई थी, लेकिन अब यहाँ पर ये रास्ता भी बंद होता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के शेयर की बात करें तो फाइनेंशियल्स अगर आप इसके देखें तो काफ़ी यहाँ पर नेगेटिव दिखते हैं यहाँ पर, और तमाम जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं जो सलाह देते हैं कि फंडामेंटली स्टॉक है काफ़ी कमज़ोर है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं शेयर बाजार में 2 बड़ी लिस्टिंग की यहाँ पर। तो सबसे पहली कंपनी की बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम की। अगर आप बात करें तो यहाँ पे शेयर जो है दोनों एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE पर लिस्ट होते हुए दिखे। इशू प्राइस के मुकाबले ये कंपनी 20 रुपये प्रति शेयर के ऊपर यानी कि 19.05% प्रीमियम के भाव पर लिस्ट हुई है। NSE पर यह कंपनी 120 रुपये प्रति शेयर यानी कि करीब 14.5% के प्रीमियम पर, और BSE पर 125 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुई है। इस तरह से सभी सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर जो भी जिनका IPO निकला उनको फ़ायदा हुआ, और जिन्हें IPO अलॉट हुआ था तो सीधा फ़ायदा उन्होंने यहाँ पे कमाया है। और पूरे हफ्ते में यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली है। आपको बता दें कि अग्रवाल परिवार के स्वामित्व वाली पावर इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन ये कंपनी है, और मार्केट में यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में सर्विटेक पावर सिस्टम और सन गर्नर एनर्जी जैसी लिस्टेड कंपनियों के साथ इसका सीधा मुकाबला है। पोस्टाम इन्फो सिस्टम जो है वो एनर्जी स्टोरेज और पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट के डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री में यहाँ पर काम इसके बिजनेस से जुड़ी हुई है। अगर आप दूसरी कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की ट्यूब और पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्कोडा ट्यूब्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसकी NSE और BSE पर दोनों जगह लिस्टिंग हुई। इस IPO के लिए जो इशू प्राइस था वो 140 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया गया था। कंपनी के शेयर दोनों एक्सचेंजों पर 140 रुपये के भाव पर ही लिस्ट हुए, यानी कि ना इसमें तेज़ी देखने को मिली और ना ही इसमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि जब लिस्ट हुआ उसके बाद एक हल्की सी तेज़ी देखने को मिली। कंपनी ने इस इशू के जरिए 220 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ब्रोकरेज फर्म ने इशू को लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी। ब्रोकरेज ने कहा कि टेक्निकल स्पेशलाइजेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्रोफाइल स्कोडा ट्यूब्स को इंडस्ट्री में एक मजबूत स्थिति में रखती है। हालांकि कैश फ्लो और कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूशंस पर निर्भरता जैसी चिंताएं बनी हुई है, लेकिन इसकी लगातार प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और सेक्टर की बेहतर परिस्थितियां इसको एक आकर्षक बनाती हैं। तो ये इस स्कोडा ट्यूब्स को लेकर जानकारी निकल कर आई है। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयरों की। यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर 10% टूटकर 48 रुपये पर पहुंचते हुए दिखे। इस गिरावट की अहम वजह रही एक बड़ी ब्लॉक डील, यहाँ पर जिसने निवेशकों के बीच बेचैनी बढ़ा दी। करीब 731 करोड़ रुपए की इस डील में करीब 14.5 करोड़ रुपए के शेयरों की अदला बदली हुई। दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर्स ने ओला इलेक्ट्रिक में अपनी पूरी 2.47% जो हिस्सेदारी है वो बेच दी। वहीं
किया मोटर्स ने भी अपनी करीब 0.6% की हिस्सेदारी बेची है। रॉयटर्स के मुताबिक हुंडई ने अपनी 2.4% हिस्सेदारी जो करीब करीब यहाँ पे आप माने तो 10.88 करोड़ शेयर जो है यहाँ पर 50 रुपये 70 पैसे के भाव पर बेचे हैं। जबकि किया ने यहाँ पर जो अपनी हिस्सेदारी बेची है, यहाँ पर जो अगर शेयरों की बात करें 2.71 करोड़ शेयर हैं और 50.50 रुपये के भाव पर ये डील होती हुई दिखी है। आपको बता दें कि दोनों कंपनियों ने 2019 में ओला इलेक्ट्रिक में कुल $300 मिलियन यानी कि करीब 2,500 करोड़ रुपए का निवेश किया था। साथ ही कंपनी के जो शेयर्स हैं, अगर आप 52 वीक हाई देखें तो 157 है। आप सोचिए 48 रुपये पे पहुंच गए। यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है अब, और जो इसका लो है वो 45 है, यानी कि एकदम लो के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। और इसका मार्केट कैप भी 22,283 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा है। अब इस हफ्ते एक ऐसा स्टॉक भी रहा जो क्रैश हो गया, जिसकी जमकर पिटाई हुई। यहाँ पर हम बात करें सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी यानी कि स्पार्क की। आपको बता दें कि ये कंपनी सन फार्मा की सहयोगी कंपनी है। शेयरों में 19% की गिरावट देखने को मिली। और दरअसल ये जो खबर निकल के आई, सेराइसिस और ऑटोपिक डर्मेटिस के जो इलाज के लिए जो यहाँ पर ये दवा बनाने के पर काम कर रही थी, जिसका बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल या फिर इसका केमिकल की बात करें तो SCD-044 जो था उसमें ये ट्रायल कर रही थी, फेज 2 के ट्रायल पे पहुंचती दिखी थी, लेकिन वहाँ पर ये फेल हो गई। ट्रायल्स में दवा में अपने मुख्य उद्देश्य जो बेसिकली प्राइमरी एंड पॉइंट होता है वो हासिल नहीं कर पाए और इसी के चलते यहाँ पर ट्रायल फेल हो गया, जिसके बाद स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली। ये दवा यहाँ पर आप समझिए कि स्पेशलिटी ड्रग पाइपलाइन की एक प्रमुख उम्मीद थी इस कंपनी की, जिससे कंपनी के R&D प्लान को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। अगर सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी के बारे में अगर बात करें तो ये क्लिनिकल स्टेज यहाँ पे बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि नई दवाओं की खोज विकास पर केंद्रित है। ये कंपनी जो है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की रिसर्च और ग्रोथ यूनिट के रूप में 2007 में स्थापित हुई थी। 3 साल का रिटर्न देखें तो भी नेगेटिव है, 27% नीचे की तरफ है। यहाँ पर FIs यानी कि विदेशी संस्था निवेशकों ने शेयर में भारी बिकवाली की है। यहाँ पे मार्च 2024 में अगर आप हिस्सेदारी देखें तो 3.23% है। वहीं अगर आप मार्च 2025 की बात करें तो 1.45% पे पहुंच गई है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी आदित्य बिरला फैशन और रिटेल के शेयरों की। यहाँ पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद आप समझिए कि ये भी स्थिति रही कि जो स्टॉक है वो लोअर सर्किट में पहुंच गया। बाजार में खुलते ही एक भारी गिरावट आई और 10% के लोअर सर्किट में जाता हुआ दिखा है स्टॉक। आदित्य बिरला फैशन रिटेल में जो गिरावट की बड़ी वजह रही वो ब्लॉक डील मानी जा रही है। यहाँ पर दरअसल क्या हुआ कि AB फैशन एंड रिटेल में करीब 10.19 करोड़ शेयरों का सौदा होता हुआ दिखा। इस सौदे की कुल वैल्यू 825 करोड़ रुपए रही। ये सौदा जो है कंपनी की 8.36% जो इक्विटी का हिस्सा था। इस बड़े लेन देन ने रिटेल सेक्टर में निवेशकों की रुचि को दर्शाया, लेकिन यहाँ पे चिंता भी बढ़ाई। आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट जो है कंपनी में अपनी पूरी 6% की हिस्सेदारी बेचता हुआ दिखा है यहाँ पर। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने आप इस कंपनी को अगर बात करें आदित्य बिरला फैशन रिटेल की तो 2021 में निवेश किया था इस कंपनी में, जब उसने करीब 1,500 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी ली थी। अब 6% हिस्सेदारी बेचने के इस कदम से यहाँ पर पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग का हिस्सा बनता हुआ शायद माना जा सकता है, लेकिन जो इस डील है 80 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर हुई है। तो ये तमाम तरह की खबरें थी। देखिए हमने हर एक सेक्टर को कवर कर लिया यहाँ पे। आप चाहे यहाँ पे रेलवे की बात करें, डिफेंस की बात करें या फिर बैंकिंग स्पेस की बात करें, या तमाम खबरें जो यहाँ पे ब्लॉक डील से जुड़ी रही वो पूरी जो है सुर्खियों में रही। अब आपको ये पूरा शो कैसा लगा पर्दे के पीछे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।